नमस्कार प्रिय साथियों, मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मां अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी विदित हैं कि सीटेट का पेपर जुलाई में होना है। कोरोना महामारी जो है ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। सभी के जो उद्देश्य हैं, सभी के जो कार्य हैं, उनमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन इन बाधाओं को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और तैयारी का सिलसिला बिल्कुल भी थमने वाला नहीं है। तो कर मैदान फतेह, और मैदान फतेह करेंगे और हम उसी कंटिन्यूअस लगातार अब कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं और आपके सामने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कंटेंट को और यहाँ पे चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमारा अगला जो ये लेक्चर है ये भाषाई कौशल, जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, केवीएस एनवीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीईटी में भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे संबंधित, पीआरटी में भी यहाँ से 1-2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भाषाई कौशल, यानी कि भाषा का अर्जन करने के लिए हमें किन किन कौशलों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कैसी तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि जब हम बात करते हैं भाषा के द्वारा भावनाओं या संवेदनाओं को, भाषा के द्वारा भावनाओं या संवेदनाओं को स्पष्ट करने के लिए जब किसी ऐसे आधारभूत तत्वों को जिसमें तकनीकी रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से एक क्रमागत अध्ययन किया जाता है तो वह सैद्धांतिक रूप होता है। यही है भाषा का एक संदर्भ जो मनोवैज्ञानिक तरीका प्रस्तुत करता है भाषा को सीखने के लिए, भाषा का अर्जन करने के लिए। तो भाषा के कौशल को हम किस प्रकार से सीखेंगे, कौन कौन से स्टेप होंगे। तो यहाँ पर जब महत्वपूर्ण बात करते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि सुन करके समझ लेना। किसी भी बात को सुन करके समझ लेना और उसके बाद उसको बोलना, और बोलने के बाद में पढ़ना और पढ़कर समझ लेना, यानी इसके बाद में है लिखना। यानी ये क्रम है और इन्हीं क्रम में भाषा का एक अर्जन किया जाएगा। जब हम अपने को भाषा का ज्ञाता कहते हैं तो अपने को भाषा का ज्ञाता कहने के अनुसार यह सिद्ध होता है कि हम बातों को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, सुनकर समझ लेते हैं और समझने के बाद उनको हम व्यक्त कर देते हैं, यानी कि बोलते हैं, और उनको बहुत हम आसानी से पढ़ने में सक्षम रहते हैं और पढ़ने के साथ साथ उनको हम अपने लेखन कौशल के माध्यम से उसको स्पष्ट कर देते हैं। तो भाषा को सुन करके समझ लेना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसी क्रम को वैज्ञानिक अध्ययन या मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक तकनीकी क्रम कहा जाता है। 4 प्रकार का है यह। तो भाषाई कौशल क्या है, समझना है कि एक तरीके से तकनीकी भाषा सीखने का क्रम, यानी जो मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है, जो मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है, यानी तकनीकी है। अब ये मनोवैज्ञानिकता क्या है, सैद्धांतिक हो जाती है, मतलब सिद्धांतों पर चलती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह उसकी श्रवणेंद्रियां जो होती है उनसे वह चीज़ों को सुनता है और सुनते सुनते वह बोलने का प्रयास करता है, और बोलने के बाद जैसे जैसे वह विद्यालय परिसर में प्रवेश करता है तो वह उनको पढ़ता है और पढ़ने के साथ साथ उसके बाद अगला पायदान लिखने का काम करता है। तो इसे सैद्धांतिक स्तर दे दिया जाता है। और इस आधार पर हम जब भाषाई कौशलों की बात करते हैं तो ये 4 हैं। भाषाई कौशलों की जब हम बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से 4 कौशल हैं। ये कौन कौन से कौशल हैं
इसको जरा आप जानेंगे। तो सबसे पहले सुनना, यानी कि इसको हम श्रवण कौशल कहेंगे। श्रवण कौशल यानी श्रवणेंद्रियां इसके लिए सहायक होगी। बच्चे या व्यक्ति के भाषा सीखने में एक पहले पायदान में, जिसको हम लोग कहेंगे लिसनिंग। दूसरा जो पायदान है बोलना, यानी कि इसको हम कहेंगे अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल जिसको हम कहेंगे स्पीकिंग। तीसरा जो संदर्भ है पढ़ना, यानी कि वाचन कौशल। रीडिंग। चौथा है लिखना, यानी कि लेखन कौशल। लेखन कौशल मतलब राइटिंग स्किल। तो ये 4 भाषा के कौशल है। सीधे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का कौशल का सुमेलित क्रम नहीं है। तो ये जो क्रम लिखा हुआ है इसी क्रम में ही पूछे जाते हैं। कौन सा क्रम सही है, तो एकदम सही से क्रम लिखा हुआ है। अगर इसमें से सुनने को यहाँ रख दिया जाए पढ़ने की जगह और पढ़ने को सुनने की जगह रख दिया जाए तो इन दोनों में आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और ये क्रम बदल जाएगा, मतलब कि प्रश्न के अनुसार ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जब भी पूछा जाए कि इसका क्रम क्या है, सही क्रम क्या है, तो एक एक अक्षर इसका आप निकाल सकते हैं शुरुआत से। सु और आगे इसमें बोलना, सुनना में सु माने सुंदर भी होता है, सु माने यहाँ पे सुनना यानी कि श्रवण भी है। श्रु धातु से निकल करके आएगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सु बो, अब यहाँ पे पा यहाँ से निकाल लीजिए और इसके बाद यहाँ पे ली शब्द को, ली वर्ण को और शब्द को निकाल लीजिए। तो अब जब हम इनको अलग कर दिए, मतलब आपको बताने के लिए, तो ये देखिए सुबोपली, सुबोपली। सुबोपली को अगर आप सीक्वेंस में लिखना चाहें तो इधर आप ऐसे लिख सकते हैं सुबोपली, ऐसे याद करने के लिए है बस, ठीक है। सुबोपली इंग्लिश में इसको यहाँ पर देखेंगे, इंग्लिश में एल, यहाँ पर एस, यहाँ पर आर और यहाँ पर डब्लू। तो ये लिसनिंग का एल, स्पीकिंग का एस, रीडिंग का आर, राइटिंग का डब्लू। तो एल एस आर डब्लू, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा एल एस आर डब्लू, इसको आप चाहे याद कर लें चाहे सुबोपल याद कर लें, जिस भी क्रम में आपको सही लगे इस क्रम में आप याद कर सकते हैं। भाषाई कौशल का क्रम कौन सा सही है, तो एल एस आर डब्लू या सुबोपली से आपको याद हो जाएगा। अब हम जब इसके बाद में बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो संदर्भ है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब जो भाषाई कौशल है, इस भाषाई कौशल को 2 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से भाग हैं, इस पर हम लोग यहां पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो जब 2 भागों की बात करते हैं तो पहला है ग्रह्यात्मक कौशल। ग्रह्यात्मक कौशल का तात्पर्य है कि ग्रहण करना,
यानी जब भाषा के अर्जन की बात आती है तो हम उसको ग्रहण करते हैं, भाषा को ग्रहण करते हैं किसी दूसरे से, किसी दूसरे व्यक्ति से, परिवेश से, समाज से। तो भाषाई जब हम कौशलों के भाग देखते हैं तो प्रमुख दो भाग हैं। अब ये किसके भाग हैं? भाषाई कौशल के। भाषाई कौशल के प्रमुख दो भाग हैं। पहला भाग है यहां पर ग्रह्यात्मक कौशल। क्या है ग्रह्यात्मक कौशल? यानी जिससे हम भाषा को ग्रहण करते हैं। भाषा को ग्रहण करने के साधन कौन कौन से होंगे, इस चीज को आप यहां पर ध्यान से सुनेंगे। यानी कि ग्रह्यात्मक कौशल हैं तो सबसे पहले यहां पर हम सुनने को जोड़ेंगे, क्योंकि सुन करके ही भाषा को समझा जा सकता है। और उसके बाद में ग्रहण करने के संदर्भ में पढ़ना, पढ़ करके हम भाषा को ग्रहण करेंगे, मतलब अपने अंदर ले जाएंगे, मतलब अपने मन मस्तिष्क में उसको बसाएंगे। तो भाषा के चाहे वाक्य हो या पद हो या ध्वनि हो या शब्द हो, उन सभी को जब हम अपने मन मस्तिष्क में, इस मानव मस्तिष्क में ग्रहण करना चाहेंगे तो उसके लिए सुनना अत्यंत आवश्यक होगा। कहते भी हैं कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। जब कोई भी वक्ता विश्लेषण करता है तो सुनने वाला उस विश्लेषण को ध्यान से जब तक नहीं सुनेगा तब तक वह सही और गलत शब्दों का इस्तेमाल या वाक्यों के इस्तेमाल को समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए सुनना परम आवश्यक है, तभी वह बोलने में सक्षम होगा। इसलिए अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। पढ़ने की बात आती है, सुनेगा तो भी ग्रहण करेगा, पढ़ेगा किताब से या पुस्तक से तो भी ग्रहण करेगा। तो ये कहलाता है ग्रह्यात्मक कौशल। और इसके बाद में जो दूसरा कौशल है जिसको हम कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी कि अभिव्यक्ति करना, यानी अपनी भाषा को या अपने विचारों को या अपनी संवेदनाओं को या अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए या दूसरे तक पहुंचाने के लिए दो माध्यमों से हम उसको पहुंचा सकते हैं। तो क्या है, जब व्यक्ति बोलेगा यानी बोलना, बोलने के माध्यम को यहाँ पे रखेगा तो वह अभिव्यक्त कर देगा, यानी कि अपने विचारों को दूसरे के सामने रखेगा, बोलना। और इसके बाद में यहाँ पर लिखना, यानी जब अपने भावों या विचारों को अगर वह अभिव्यक्त करना चाहता है तो उसके लिए वह लेखन कौशल का प्रयोग करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर है, दूर गया है और अपनी चिट्ठी के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचा रहा, तो मतलब उसमें अपने भावों को वह पिरो रहा है, अपने भावों को उसमें अभिव्यक्त कर रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात को किसी के सम्मुख रखना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसके लिए अभिव्यक्तात्मक कौशल होना आवश्यक होता है। बच्चा भी इन्हीं क्रम को यहाँ पे निर्धारित करता है। तो सबसे पहला आपको क्या समझ में आया कि भाषाई कौशल के प्रमुख दो भाग होते, मतलब इसको दो भागों में बांटा जाता है। भाषाई कौशल अगर आपसे पूछे तो चार होते हैं। कौन से? LSRW, और इसको अभी मैंने बताया कि सुबो पली के नाम से जानते हैं। सुनना, बोलना,
पढ़ना और लिखना, इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये भाषाई कौशल 4 प्रकार का होता है। लेकिन जब हम इसके भागों की बात करते हैं तो इन कौशलों को, मतलब ये जो 4 कौशल हैं, इन 4 कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है। वे कौन से 2 भाग हैं? पहला भाग है ग्रह्यात्मक कौशल और दूसरा भाग है अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी कि भाषा को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करना ग्रह्यात्मक कौशल कहलाता है। इसका मतलब है ग्रहण करना, यानी भाषा को ग्रहण करना, और इसको है व्यक्त करना, मतलब किसी के सामने इसको क्या करना? प्रस्तुत करना, यानी कि इसको क्या करना? प्रेजेंट करना। तो उसके लिए यहाँ पे बोलना और लिखना। प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे कि कौन सा ग्रह्यात्मक कौशल में नहीं आता है या कौन सा ग्रह्यात्मक कौशल में आता है। तो अब ग्रह्यात्मक कौशल में प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से ग्रह्यात्मक कौशल में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर पहला यहां पर पढ़ना, ऑप्शन नंबर दूसरा सुनना, ऑप्शन नंबर तीसरा बोलना, ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये थोड़ा खतरनाक ऑप्शन होता है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा कि क्या वास्तव में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले सुबोपली का आप पालन करेंगे और इसमें सुप, यानी कि अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो सुप, सु से सुनना, पा से पढ़ना, सु से सुनना, पा से पढ़ना, और यहाँ पर एल एंड आर 2 कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि एल आर क्या है? ग्रह्यात्मक कौशल है। सुप यानी एल आर ग्रह्यात्मक कौशल है, और अभिव्यक्तात्मक कौशल में यानी यहाँ पर आएगा बोली, यानी बोली 2, तो बोली, तो बो और ली यानी 2 हो जाएंगे इसमें। अव्यक्तात्मक में बोलना यानी स्पीकिंग, यस, और यहाँ पर आ जाएगा राइटिंग यानी कि डब्लू। तो एस डब्लू क्या है? अभिव्यक्ति है। एस डब्लू से अभिव्यक्ति करते हैं, एल आर से ग्रहण करते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल आर से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, एस डब्लू से क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। तो ये क्रम आपको देखना है। तो पढ़ना भी है, सुनना भी है। अब उपरोक्त में से कोई नहीं वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मतलब सी, क्योंकि बोलना किस में आ रहा है भाई? ये आ रहा है अव्यक्तात्मक कौशल में। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। टिक करेंगे कौन सा आंसर? ये तो होते हैं, आंसर आपका टिक करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। बाकी ये तो होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये थे हमारे ग्रह्यात्मक और अव्यक्तात्मक कौशल। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं। तो आपने सीखा 2 कौशलों के भाग। पहले आपने भाषाई कौशल 4 सीखे और फिर आपने सीखा कौशलों के भाग। तो 2 कौशलों के भाग सीखे आपने। एक ग्रह्यात्मक कौशल, ग्रह्यात्मक कौशल में मैंने बताया कि जिसमें आप मौखिक रूप से अपनी बात को, यानी कि क्या कर सकते हैं, मौखिकता जहां पर आती है, जहां पर लिखने का कोई वो नहीं होता, मतलब बोल करके अपनी बात को सुनना, यानी सुना और आपने उसको पढ़ा तो वो ग्रहण कर लिया मौखिक रूप से। जब आप उसको किसी के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो अभिव्यक्त करने के लिए आप उसको लिख करके देंगे और बोलेंगे, तो इसमें दोनों बातें आ जाती। तो आपने सीखा कि ग्रह्यात्मक कौशल और अव्यक्तात्मक कौशल। इसके बाद में हम एक एक पर विशेष चर्चा कर रहे हैं अलग अलग। तो हमारा ये श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल यानी कि जब हमारी श्रवणेंद्रियां, श्रवण जो है, ये जो शब्द है ये श्रु, संस्कृत के श्रु धातु से बना है। श्रवण जो शब्द है ये संस्कृत के श्रु धातु से बना है और जिसका तात्पर्य होता है सुनना,
जिसका तात्पर्य होता है सुनना, यानी सुन करके ग्रहण कर लेना, सुनकर ग्रहण करना। जो भी भाषा का अर्जन है उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी कौन सी ज्ञानेंद्रियां काम करेंगी, तो इसमें श्रवणेंद्रियां जो हैं श्रवणेंद्रिय कौशल के रूप में काम करेगा, और जो श्रवणेंद्रियां हैं वही सहायक होंगी आपके सुनने के कौशल के विकास में सहायक होंगी। तो श्रवण शब्द किस धातु से बना है, संस्कृत के श्रु धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है सुनना, यानी सुन करके ग्रहण कर लेना। अब आते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि श्रवण कौशल की क्या उपयोगिता है, यानी बच्चे के संदर्भ में जो बच्चा है और शिक्षक के बीच में, इन दोनों के बीच में देखा जाएगा कि श्रवण कौशल की क्या उपयोगिता है, या किसी भी भाषा अर्जित करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में क्या इसकी योग्यता है। तो इस चीज को, तो श्रवण कौशल की उपयोगिता की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला ये है कि श्रवण कौशल बहुत ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, क्योंकि जब हम अपनी बात को किसी के सम्मुख प्रदर्शित करना चाहते हैं या किसी भी बात को सुन करके किसी को बताना चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत आवश्यक होगा। बच्चे के संदर्भ में बच्चा जब धीरे धीरे सुनना शुरू करेगा, उसके लिए जैसे टेप रिकॉर्डर जैसी चीज़ें लानी चाहिए और उसमें चीज़ों को सुनाना चाहिए, बातों को दोहरावाना चाहिए उससे, और फिर वह सुन करके बोलना शुरू करता है। तो यह उस संदर्भ में सबसे उपयोगी है, यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। जब हम बात करते हैं श्रवण कौशल की बात, तो अध्ययन और अध्यापन की क्रिया में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी बच्चा अध्यापक की बात को ध्यान से नहीं सुनेगा तो उस बच्चे के जो मन में संदेह होंगे उन संदेह को किस प्रकार से या उन भ्रमों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा। या मान लीजिए जैसे बच्चे ने कोई भी प्रश्न पूछा, और जब बच्चा प्रश्न पूछता है अध्यापक से, तो अध्यापक जब तक बच्चे की बात को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा तब तक बच्चे के प्रश्नों के उत्तर को कहां से दे पाएगा, नहीं दे सकता है ना। तो इसलिए अध्ययन अध्यापन में भी श्रवण कौशल बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके बाद में जब कोई भी व्यक्ति वक्ता के कथन को सुनता है और सुनने के बाद उसमें जो निहित व्यंग्य होते हैं, यानी जब कोई किसी पर कोई कटाक्ष करता है, कोई आलोचना करता है या उसमें विनोद की प्रशंसा की कोई बात होती है, तो वह किस प्रकार से समझ पाएगा जब उसका ध्यान कहीं और होता है। कभी कभी आपने देखा है और सुना भी होगा, कहते हैं कि मन कहीं और है तन साधन के संग। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में कहां से आएगा, यानी मन को वहीं पर रखना पड़ेगा। तो वक्ता के कथन को पूरा ध्यान से सुनेंगे तभी उसमें व्यंग्य को, विनोद को पूरी तरीके से आप अपनी समझ में ला पाएंगे। तो अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं, व्यक्ति जब सुनने के कौशल को अगर वह बहुत ही उपयोगी बनाना चाहता है, यानी उसकी उपयोगिता को सार्थक करना चाहता है, तो कविता को ध्यान से सुने या साहित्य को ध्यान से सुने, और जब इसमें वह ध्यान से सुनेगा तो ही वह रसास्वादन कर पाएगा। यानी काव्य का क्या है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, कविता किस प्रकार के भावों को प्रदर्शित कर रही है, या साहित्य कौन सी हमें किस प्रकार की घटनाओं के क्रम का अध्ययन करा रहा है, तो उसका रसास्वादन हम नहीं कर पाते हैं। कहाँ पर हम हंसी और मजाक की बात हो रही है, कहाँ पर दुख की बात हो रही, तो जब ध्यान से सुनेंगे नहीं तो उस चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कविता साहित्य का रसास्वादन करने में भी सुनने का कौशल जो है बहुत क्या है, उपयोगी साबित होता है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं दैनिक गतिविधियां, जैसे मान लीजिए कि घर में कोई बातचीत हो रही है और बच्चा उसको ध्यान से नहीं सुनेगा तो उनका पालन भी वह नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दैनिक गतिविधियां जो हमारे आसपास हो रही हैं, चीजों को बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी आप अपने दैनिक जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चला पाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी होता है। सुनकर जानकारी इकट्ठा करना, सुनेंगे तभी आप जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप समाचार आपके सामने चल रहा है, टीवी चल रही है और आप समाचार को सुन रहे, मतलब आपके सामने चल तो रहा है लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं है, तो आप जानकारी को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति में सुनने का कौशल बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो दैनिक गतिविधियों को आप ध्यान से सुने
और उसके बाद सुनकर जानकारी को इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है। इसमें ये बहुत उपयोगी साबित होता है। अब इसमें देखिएगा, ये शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार यहाँ पर दिखाया गया है और ये यहाँ पर श्रवण कौशल की उपयोगिता के संदर्भ में बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्रवण कौशल की उपयोगिता में सहायक नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे दिया, या बहुत उपयोगी है, अध्ययन अध्यापन की क्रिया में महत्वपूर्ण है, या कविता साहित्य का रसास्वादन इससे होता है, और चौथा ऑप्शन दे दिया कि सुनने से जानकारी इकट्ठा नहीं होती है। मतलब अब ये नकारात्मक पॉइंट हो गया, आंसर आपका यही हो जाएगा। इस प्रकार से सीधे प्रश्न आते हैं। ये जो कंटेंट आपके सामने मैंने लिख रखा है, ये सीधे आपके परीक्षा में आता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अगर इस चीज को आप भूले तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें छोड़ के चले जाएंगे, बाद में पछताएंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। सीधे आप प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के, कि उसमें ये प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो कैसे, अब देखिएगा इसके बाद में हम जब चर्चा करते हैं, आपने श्रवण कौशल की उपयोगिता की चीजें जानी कि ये बहुत उपयोगी है, अध्ययन अध्यापन में इस क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यंग्य को और विनोद को किस प्रकार से आप समझेंगे, कविता के और साहित्य के रस का कैसे स्वादन करेंगे, दैनिक गतिविधियों को सही ढंग से सुनेंगे, तभी आपको जानकारी इकट्ठा हो पाएगी। सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए श्रवण कौशल की उपयोगिता हमारे जीवन में बढ़ जाती है। सुनने का शिष्टाचार क्या होना चाहिए, मतलब किस प्रकार से बात को सुनना चाहिए। सुनने की भी बात एक बहुत एक मनोवैज्ञानिक तरीके से होती है। वक्ता की बात पूर्णतः सुने, वक्ता की बात पूर्णतः सुने। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनने के लायक होता है। यानी कि कब आप विश्लेषण कर पाएंगे, कब आप सही शब्दों का चयन कर पाएंगे, कब आप वहां पर व्यंग्यात्मक ढंग से उसको देख पाएंगे या प्रशंसा के रूप में उसको देख पाएंगे, तो इसके लिए सुनना बहुत जरूरी। मतलब शिष्टाचार क्या होना चाहिए, तो वक्ता की बात को पूर्णतः सुने, मतलब अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। अर्थ ग्रहण करें, और जो भी सुने ये नहीं है कि एक तरफ सुना, कहावत भी एक कान से सुना दूसरे कान से चला गया, तो ऐसा नहीं काम चलने वाला है। मतलब आप अच्छे वक्ता अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सुनना बहुत क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो वक्ता की बात पूर्णतः सुने, अर्थ को ग्रहण करें और उसके बाद विश्लेषण करें कि क्या इस पर नकारात्मक पक्ष हो सकता है, क्या इसका सकारात्मक पक्ष होता है। तो बालक को ये सारी बातें, अध्यापक का एक नैतिक दायित्व होता है कि दोनों में ऐसा संबंध स्थापित होना चाहिए, और संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसमें ये सुनने के शिष्टाचार को भी विकसित करना चाहिए। ये अध्यापक की नैतिक दायित्व होता है। आदर्श अध्यापक की परिभाषा यही होती है कि वह व्यवस्थित, सैद्धांतिक, मनोवैज्ञानिक ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कराए बच्चों को। सुनते समय शब्द, मुहावरे, सूक्तियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये किस कथन के बारे में कह रहा है, इस चीज को आपने समझा। इसके बाद हम बात करते हैं श्रवण कौशल के कुछ सोपान होते हैं, वो क्या हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मैं सामने से यहाँ पे हट जा रहा हूँ, आप इसको एक बार देख के ले लीजिएगा। तो आइए इसके बाद हम बात कर रहे हैं श्रवण कौशल के सोपान कौन से हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 3 प्रमुख सोपान हैं, इनका आप अध्ययन अपने दैनिक जीवन में भी करेंगे। श्रवण कौशल के सोपान, श्रवण कौशल के सोपान। सबसे पहला सोपान है कि जो भी ध्वनि है उसका कानों तक पढ़ना, ध्वनियों का कानों तक पढ़ना। कैसे पढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि किसी भी घटना को आप ऐसा आयाम देते हैं, आप अपने कमरे में, छत पर या छत के कमरे में आप पढ़ रहे हैं, और सड़क से, बगल की सड़क से ढोल नगाड़े बजते हुए, शहनाई बजते हुए बारात जा रही है। अब अगर आप अपने मन को
उस सड़क के माहौल में पहुंचा देंगे तो वहां की बातें आपको समझ में आएंगी। और अगर अपना ध्यान आपने अपने कक्ष में मतलब अपने कमरे में केंद्रित कर रखा है तो बाहर की बातें आपको सुनाई नहीं देंगी। मतलब हमारी जो श्रवणेंद्रियां हैं ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए जब भटकाव होता है तो प्रभाव नहीं दिखता है, इसलिए भटकाव नहीं, क्या लगाव होना चाहिए, किससे? अपने लक्ष्य से। इसलिए हम श्रवण कौशल के साथ साथ देखिए बहुत सारे इशारे कर देते हैं, लेकिन चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ध्वनियों का कानों तक पढ़ना, और ध्वनि कानों तक कब पड़ेगी? जब आप सुनना चाहेंगे तब। दूसरी चीज है कि जो कुछ आपने सुना है क्या उसका आपने अर्थ ग्रहण किया? यानी जो बच्चा है, बच्चा जब सुनता है, अध्यापक की अनैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्या जो आपकी वो बात सुन रहा था, अगर आपकी बात को वह ध्यान से सुन रहा था तो उससे आप प्रश्न पूछिए, और प्रश्न आप पूछेंगे तो तुरंत वो जवाब देगा अगर ध्यान से आपकी बात को सुन रहा होगा। तो अर्थ ग्रहण करना, यानी अर्थ को ग्रहण करना बहुत क्या है? जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। सुनना और सुनने के बाद अर्थ को ग्रहण करना, ठीक है। इसके बाद में प्रयोग करना, मतलब प्रयोग करने की जब हम बात करते हैं, जो कुछ उसने ध्यान से सुना उसका उसने अर्थ ग्रहण किया और वह अपने शब्दों में, अपनी वाणी के रूप में, अपने वचनों में वह उसको व्यक्त करना सीख जाए। अध्यापक के बीच में और छात्र के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए, तभी श्रवण कौशल की क्रिया पूर्ण रूप से मानी जाएगी। मैं थोड़ा डिटेल से बात कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं कि कोई कम कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, मैं यहां पर बस आपको एक समुचित और सही चीजें आपको दे रहा हूं ताकि आप तक पहुंचे और आप इस योग्य हो जाएं कि प्रश्नों के उत्तर भली भांति आप दे पाएं। प्रश्न पत्र बहुत आसान होता है, कठिन क्यों लगता है हमें? कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर वो बेहतर समझ नहीं है, ठीक है। तो कृपया आप इस चीज को एनालाइज करिए, विश्लेषण अपने मन में करिए कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो डिटेल्स इसको मैं 3 पार्ट में कराऊंगा, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। और मैं जितना सीरियस आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही सीरियस मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम यहां पर देखेंगे, ये 3 हो गए। श्रवण कौशल को विकसित करने की कौन कौन सी विधियां, मतलब जब बच्चे के अंदर अगर ऐसी कमियां पाई जाती हैं तो उसको विकसित करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए जिसमें वह प्रगाढ़ अपने को महसूस करे और चीजों को बहुत गहनता से समझे, ठीक है। तो देखते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां। सबसे पहली विधि है सस्वर वाचन, यानी सस्वर वाचन का मतलब है कि जब वह सुन रहा हो तो दूसरा जो पढ़ने वाला है वो थोड़ा जोर से पढ़ रहा हो, मतलब बोल बोल करके पढ़ रहा हो। इसी के साथ साथ यहां पर प्रश्नोत्तर विधि होनी चाहिए, और बच्चों के बीच में जब प्रश्नोत्तर विधि कराई जाती है तो उसके लिए अध्यापक प्रश्न करेगा, तो जब तक बच्चा ध्यान से नहीं सुनेगा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो प्रश्नोत्तर विधि को अपनाना बहुत जरूरी है। कहानी कहना और सुनना, कहानी खुद कहनी चाहिए और बच्चों से सुननी चाहिए ताकि बच्चों के मस्तिष्क का कल्पनात्मक विकास हो सके। श्रुतलेख उनको लिखवाना चाहिए सुन करके, यानी कि इमला की तरीके से लिखवाना चाहिए, यह अध्यापक का नैतिक दायित्व होना चाहिए। श्रुतलेख करवाए। भाषण अगर दिए जा रहे हैं तो भाषण को ध्यान से सुना जाए, बच्चों से भी ये कहलवाया जाए कि भाषण दे तो दूसरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वाद विवाद होना चाहिए, संवाद होना चाहिए आपस में, ये सभी चीजें आवश्यक हैं। आदेश और निर्देश देना चाहिए, आदेश को ध्यान से नहीं सुनेंगे पालन कैसे करेंगे, निर्देश को ध्यान से नहीं सुनेंगे पालन कैसे करेंगे। तो ये सभी विधियां जो हैं ये बहुत आवश्यक रूप में मानी जाती हैं। अब हम इसमें पाठ्य सामग्री
की सहायता भी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से श्रवण कौशल को विकसित किया जाए। तो जब नाटक का मंचन किया जाता है, कोई भी गीत या संगीत को सुना जाता है, किसी कविता को सुना जाता है, अंत्याक्षरी को सुना जाता है, तो उसमें मस्तिष्क हमारा केंद्रित होना चाहिए, हमारी श्रवण इंद्रियां बहुत ध्यान से सुन रही हों, तभी हम जानकारी को इकट्ठा कर पाएंगे और श्रवण कौशल को बेहतर बना पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों से कि आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी की अगली क्लास में, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो देखते देखते बोर हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।